गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ का सार समझेंगे। लेखक की जीवनी हमने पिछली कक्षा में समझ ली थी। आज सार समझते हैं। आपने ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। मुख्य कहानियों में पहलवान की ढोलक भी आती है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है, यानी एक ही जगह उसकी विभिन्न विशेषताओं को दिखाती है। रेणु की लेखनी में, रेणु की कलम में अपने गांव, अपने अंचल यानी क्षेत्र एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है, विचित्र अद्वितीय योग्यता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि उस रचना का, उस कहानी का हर पात्र वास्तव में ही जीवन जी रहा है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है और जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। दुर्लभ होता है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, मिले। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं, यानी मुख्य कथाकारों में से, जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। काव्य में कविताएं तो गाई जाती हैं, काव्य के अंदर तो संगीत होता ही है, लेकिन ये ऐसे कथाकार हैं, ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने गद्य भाग में भी संगीत पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलाप, जो पहलवान क्रियाकलाप करता है, काम करता है, का ऐसा सामंजस्य, ऐसा मेल, ऐसा संयोग दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ, जैसे व्यवस्था बदलती है, पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आ जाती है, के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यह जो कहानी है, व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और उसके कलाकार भी बदल जाते हैं। इस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जब जाना, पहले राजा थे, उनकी जगह पर उनके बेटे आ गए, राजकुमार आ गए, और उन राजा के स्थान पर राजकुमार के आने से किस तरह से व्यवस्था बदली, किस तरह से परिवर्तन आया उस राज दरबार में, उस चीज के बारे में यहां बताया गया है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जब जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है कि वे एक व्यक्ति चला गया, दूसरा आ गया। केवल इतना ही नहीं है कि वे राजा ही तो बदला है, पहले उसके पिता थे, अब बेटा आ गए, तो क्या बात हुई वो बात, क्या बात हुई देखें। बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, पुरानी परंपरा चली आ रही थी, राजा जिस तरीके से अपने राज्य में क्रियाकलाप करते थे, वो परंपरा, वो ढंग, वो तरीका सारा का सारा उलट गया, बदल गया, और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यानी एक तरह से पुरानी सभ्यता समाप्त हो गई और उसकी जगह नई सभ्यता ने स्थान ले लिया। या यूं कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता पर आधुनिक सभ्यता का प्रभाव आ गया, उसने अपना डेरा जमा लिया। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की
समस्या है। यानी पहले आधुनिक रूप में भारत था, लेकिन पहले प्राचीन रूप में नाम भारत था और आधुनिक रूप में इंडिया कहने लगे। यानी कि भारत पर इंडिया के आ जाने की समस्या है। यानी किस तरह से प्राचीन सभ्यता पर आधुनिक सभ्यता ने अपना डेरा जमा लिया और सत्ता को बिल्कुल बदल दिया। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर, कहा तो राजा के राज दरबार में वो एक लोक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन जैसे ही राजकुमार आया तो उसको वहां से उठा करके पेट भरने के लिए भी हाय तौबा करने वाली निरेता की भूमि पर पटक देती है। यानी एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उसको अपना पेट पालने के लिए भी मुश्किल हो रही थी, तरह तरह के काम करने पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौकों को कैसे पालती। अब जब गरीब ऐसी जगह पर उनको भेज दिया जहां पर गरीबी थी, एक समय का खाना मिल गया तो दूसरे समय के खाने के लिए चिंता हो जाती थी। ऐसी जगह पर पहलवानी के शौक, जो पहलवान को शौक होता है खाने पीने का, कसरत करने का, और खाए पिएगा नहीं तो कसरत कैसे करेगा, खाने पीने का जो शौक होता है वह कैसे पूरा होता। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रहता है, यानी जिंदा रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। खुद भी उस गरीबी में जीवित रहता है, अपने आप को जिंदा रखता है और लोगों को भी मौत से लड़ने की ताकत देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी किस काल में आए, एक भूखमरी आ गई, तो जैसे ये कोरोना की महामारी आई हुई है, इसी तरह से उस समय भी भूखमरी आ गई होगी और उस भूखमरी में आए मौत के षड्यंत्र, लोगों की मौत हो रही थी तरह तरह की बीमारियों से या भूख के कारण लोग मर रहे थे। जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, यानी कि ऐसी महामारी, भूखमरी जैसी महामारी आई जिसने पहलवान अजय, जिसको कोई जीत नहीं सका, ऐसे लुट्टन को भी फटे हाथ कर दिया, बुरी हालत में कर दिया, यानी बुरी हालत में लाकर छोड़ दिया। तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। करुणा दया जगाने वाली और त्रासदी होती है जिसका अंत दुख से भरा हो, यानी दुर्घटना कह सकते हैं। दुर्घटना में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, यानी उसने जो पोल खोली, उसने जो भेद खोले, वो पुरानी व्यवस्था के हैं या फिर नई व्यवस्था के। क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है? क्या कला, किसी के अंदर अगर कोई कला है, कौशल है, तो क्या वह किसी दूसरी व्यवस्था पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है? उसके मुंह की तरफ देखने की उसको जरूरत है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। कहा कि कला का स्वतंत्र मूल्य भी होना चाहिए, स्वतंत्र कीमत भी होनी चाहिए, यानी उसका खुद का भी वजूद होना चाहिए। उसे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरे के मुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? कहा कि मनुष्य की मेहनत को और जीवन को सुंदर बनाने के लिए, कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, यानी कलाओं को जीवित रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है कि भाई जो कला
राजा के चले जाने से, राजकुमार के आ जाने से मिट्टी में मिल गई, उसकी कोई अहमियत नहीं रही, हासिल की तरफ सरकती चली गई। क्या उसको जिंदा रखने के लिए, उस कला को कामयाब रखने के लिए हमारी कोई भूमिका हो सकती है या नहीं? इस पर कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं इस पाठ में। तो यह था पहलवान की ढोलक पाठ का सार। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से फिर आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। अगली कक्षा में हम पहलवान की ढोलक पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। लंबा पाठ है, इसलिए उसके भी कई भाग बनेंगे। तो अगली कक्षा से पाठ का विस्तार शुरू करेंगे। धन्यवाद।